नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। तो राजधानी लाइव में सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर आपको बता दें कि कोविड के बढ़ते केसों के बीच कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। सूत्रों की माने तो दिल्ली के रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने पर 50% की क्षमता के साथ खाना खाने की अनुमति है, क्योंकि राजधानी में पिछले कुछ दिनों से नए मामलों में जबरदस्त वृद्धि हुई है और हालांकि होम डिलीवरी टेक अवे की अनुमति होगी। सूत्रों के अनुसार सोमवार को दिल्ली आपदा प्राधिकरण यानी कि डीडीएमए की अहम बैठक में यह फैसला लिया गया है। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस के करीब 1000 कर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। तो वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया कि जनसंपर्क अधिकारी और एडिशनल कमिश्नर चिन्मय विश्वाल सहित दिल्ली पुलिस के लगभग 1000 कर्मी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसी पर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं डीडीएमए की बैठक में? सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार की, तो उसको कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। लगातार आंकड़े जो थे वो बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, मगर दिल्ली सरकार जो है वो निरंतर कोशिश करती नजर आ रही थी। मगर यहाँ पर डीडीएमए की जो बैठक हुई थी, कह सकते हैं वीकेंड कर्फ्यू के बाद में, यानी कल जो कह सकते हैं डीडीएमए की बैठक की गई, जिसके अंदर उपराज्यपाल अनिल बैनर्जी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जहाँ तक कि मनोज सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, सभी मंत्री जो थे वो इसके अंदर शामिल हुए और उसके अंदर कहीं ना कहीं रणनीति बनाई गई कि आप किस तरीके की कह सकते हैं धरातल पर कहीं ना सख्ती करनी होगी, ताकि जो कोरोना की रफ्तार है उसको कहीं ना कहीं तोड़ा जा सके। मगर जिस तरीके से कोशिश की गई है उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क पड़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोशिश की गई उससे कहीं ना कहीं फर्क जरूर देखने को मिला। मगर जिस तरीके से आप बात करें, जिस तरीके से रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने की जो अनुमति थी उसको लेकर कहीं अनुमान लगाए जा रहे थे कि वो कहीं अनुमान जो है वो कहीं ना कहीं लगभग ये कोशिश की जा सकती है रेस्टोरेंट के अंदर खाना नहीं खाना दिया जाएगा। मगर आप कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने ये कोशिश की है कि लगभग 50% की सीटिंग के साथ बैठकर खाना खाया जा सकता है, यानी कि कोशिश थोड़ी बहुत राहत जरूर देने की कोशिश की गई है रेस्टोरेंट के अधिकारियों को भी, होटल के लोगों को भी। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मेट्रो सेवाओं की, तो मेट्रो सेवाओं के अंदर अभी तक पूरी सीटिंग के साथ साथ अनुमति दी गई है यात्रा करने की। मेट्रो बसों की बात करें तो बसों के अंदर भी इसी तरीके की पूरी सीटिंग के साथ बैठने की अनुमति दी गई है। मगर जिस तरीके से रेस्टोरेंट की बात करें, होटलों की बात करें, उनके अंदर जरूर कहीं ना कहीं 50% के साथ लोगों को बैठने की अनुमति दी गई है, खाना खाने की अनुमति दी गई है। मगर सबसे ज्यादा ये कोशिश की जा रही है कि होम डिलीवरी के द्वारा ही खाना उनको सर्व किया जाए। मगर सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं कोरोना की जो रफ्तार है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और इसलिए पिछले 24 घंटे के अंदर आंकड़े जो है वो लगभग 20,000 से नीचे के आए हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्थिति जरूर कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है। मगर दिल्ली सरकार बार बार कह रही है कि अस्पतालों के अंदर उनके पास सारी सुविधाएं हैं, यानी कि अस्पतालों के अंदर बेडों की कमी नहीं है। लगातार कोशिश ये की जा रही है कि किसी को भी कोई दिक्कत ना आए। मगर जो आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं चिंताएं जरूर बढ़ी हुई है। मगर देखना होगा जिस तरीके से अब दिल्ली पुलिस के लगभग 1000 जो कर्मचारी थे या फिर कहें 1000 जो जवान थे वो लगभग कहीं ना कहीं पॉजिटिव हुए हैं। यहाँ तक कि रक्षा मंत्री जो है वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव आए हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती हुई नजर जरूर आ रही है। जी राजीव, देखिए जिस तरीके से बूस्टर डोज का आगाज हो चुका है, देश में बूस्टर डोज लगाया जा रहा है, इसको लेकर किस तरीके का उत्साह दिल्ली वासियों में देखने को मिल रहा है राजीव? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं कोरोना की रफ्तार थी जो वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही थी। यहाँ तक कि हर तरीके से ये कोशिश की जा रही थी कि वैक्सीन की दोनों डोज जो है वो लगातार हर व्यक्ति को मिलती नजर आए। 15 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं वैक्सीन की प्रक्रिया अपनाई गई। मगर जो बात करें बूस्टर डोज की, तो बूस्टर डोज की कल से शुरुआत हो चुकी है, जिसके लिए फ्रंट लाइन वर्करों की बात करें, पुलिस कर्मियों की बात करें, सिविल डिफेंस के जवानों की बात करें, उनको लगातार कहीं ना कहीं वैक्सीन की जो प्रक्रिया है यानी कि बूस्टर डोज की वो लगातार मिलती नजर आ रही है। लास्ट 60 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनको भी वैक्सीन की जो बूस्टर डोज है वो दी जा रही है। और जो लोग नहीं आ सकते तो वो अपने परिवार के साथ वैक्सीन सेंटरों तक आते हुए नजर आए। लगातार यही कोशिश की जा रही थी कि वैक्सीन की जो बूस्टर डोज है वो हर व्यक्ति तक मिल सके। मगर जो युवा है उनके अंदर भी अब यही बात की जा रही है कि वैक्सीन की जो बूस्टर डोज है वो उनको भी मिले, ताकि वायरस का जो खतरा है वो और ज्यादा कम होता हुआ नजर आए। मगर देखना होगा युवाओं के लिए किस तरीके से बूस्टर डोज मिल पाएगी केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य
राज्य सरकार के द्वारा, मगर अभी तक जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो दोनों ही कंट्रोल करती हुई नजर आ रही हैं जी। राजीव, क्या कुछ असर दिल्ली की बाजारों में देखने को मिल रहा है? क्या लोग मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं, या सिर्फ दिल्ली सरकार के जो वादे हैं वो हवाई साबित हो रहे हैं, या दिल्ली पुलिस जो है वो लोगों पर कहीं ना कहीं एक तरीके से देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में मास्क और सैनिटाइजर का कम ही प्रयोग किया जा रहा है? तो क्या दिल्ली पुलिस सख्ती बरत रही है उन पर? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार के द्वारा जब वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया था तो ये कहा गया था कि दिल्ली पुलिस और एसडीएम की टीम दोनों ही सख्ती बरतेंगी ताकि लोग बाग घरों के अंदर ही सेफ रहे। मगर यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जब 1000 कर्मचारी ही कहीं ना कहीं जो है कह सकते हैं जवान जो है वो पॉजिटिव हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लोगों के अंदर भी डर देखने को मिल रहा है, और जिसकी वजह से जो पुलिसकर्मी है वो सख्ती बहुत ज्यादा कम करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर लोगों के अंदर डर जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पुलिसकर्मी ही कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं, तो लोगों के अंदर डर जरूर देखने को मिल रहा है। उसकी डर की वजह से लोग बाग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और मास्क तो लगातार अब लगाने की कोशिश करी जा रही है ताकि वायरस का जो खतरा है वो कम हो सके। मगर लगातार जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर भी लगभग 20,000 से नीचे के आंकड़े हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की गई है, मगर वो कंट्रोल कितनी हो पा रही है ये धरातल पर ही देखने को मिल रहा है। मगर बाजारों के अंदर बात करें तो बाजारों के अंदर अभी भी लगभग कह सकते हैं भीड़ जरूर बनी हुई है। लगातार लोग बाग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा नहीं बना रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं मास्क जरूर लगाने की कोशिश की जा रही है। मगर देखना होगा मास्क से कितना फर्क पड़ता है, तो क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा ही कहीं ना कहीं वायरस का जो खतरा है वो कम हो सकता है जी। राजीव देखिए, जो ओमिक्रॉन का खतरा है वो ज़्यादातर विदेशी यात्रियों से बड़ा है, तो इसको लेकर एयरपोर्ट पे क्या कुछ तैयारी है राजीव? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ मैं बात करें ओमिक्रॉन की, तो ओमिक्रॉन के जो वायरस का जो खतरा है यानी कि वेरिएंट का जो खतरा है वो लगातार बाहर से आने वाले यात्रियों के अंदर जरूर देखने को मिल रहा है, और इसके लिए दिल्ली सरकार लगातार प्रयास भी करती नजर आ रही है। तमाम दिल्ली के एयरपोर्ट की बात करें, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की बात करें और एयरपोर्टों की बात करें, वहां पर भी कहीं ना कहीं टेस्टिंग की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। लगातार ये कोशिश की जा रही है वायरस का जो खतरा है वो कम से कम हो सके। मगर जो लोग टेस्टिंग के साथ साथ जब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो वो कहीं ना कहीं चले जाते हैं अपने घरों की तरफ, और उसके बाद में जब रिपोर्ट दोबारा से आती है तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि वो पॉजिटिव है, मगर उनको दोबारा से अस्पताल की तरफ रखा जाता है। मगर जिस तरीके से कहते हैं ओमिक्रॉन की बात करें तो ओमिक्रॉन के जो मरीज है वो भी ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं, मगर लगातार कोशिश और ज्यादा तेज करनी होगी दिल्ली सरकार को ताकि जो स्थिति है उसको और ज्यादा कंट्रोल किया जा सके। मगर जब बाजारों के अंदर हालात है उसको देखने के बाद नहीं लगता है कि दिल्ली सरकार बहुत ज्यादा सख्ती करती हुई नजर आ रही है, मगर जिस तरीके से लोगों के अंदर डर देखने को मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि हाँ वायरस का खतरा बिल्कुल है, और उससे बचाव के लिए मास्क जरूरी है, सैनिटाइजर जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग भी करते हुए लोग बाग नजर आ रहे हैं। मगर बाजारों के अंदर जो सख्ती होनी चाहिए थी उसके अंदर जरूर कमियां देखने को मिल रही हैं जी। राजीव, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर जिस तरीके से हमने दूसरी और पहली लहर में देखा कि जिस तरीके से लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, बेड्स नहीं मिल पा रहे थे, अब तीसरी लहर का अंदेशा लगाया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि 15 फरवरी तक ये पीक पर होगी। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं इस लहर से निपटने के लिए? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें पहली लहर की और दूसरी लहर की, पहली लहर के अंदर कहीं जरूर केंद्र सरकार ने कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी, मगर दूसरी लहर के अंदर जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं डरावनी जरूर थी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कहें या फिर बेडों की कमी की वजह से कहें लगातार मरीज जो थे वो परेशान होते हुए नजर आ रहे थे। बार बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार से गुहार लगाई जा रही थी। केंद्र सरकार ऑक्सीजन बेडों के लेकर, ऑक्सीजन को लेकर लगातार केंद्र सरकार से गुहार लगा रही थी, मगर स्थिति को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार का ही सहयोग सबसे ज्यादा मिलता हुआ नजर आया था। मगर वही स्थिति अभी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम दिल्ली के अस्पतालों की बात करें तो वहां पर लगातार कहीं ना कहीं ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं, लगातार ऑक्सीजन प्लांट जो है वो शुरू भी कर दिए गए हैं, और लगातार ये भी कोशिश की जा रही है जो ऑक्सीजन बेड है या फिर कहें वेंटिलेटर बेड है या फिर नॉर्मल बेड है उनकी भी संख्या बढ़ाई जा रही है। तो लगातार कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की जा रही है, मगर ये जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो पीक है वो लगभग कह सकते हैं 15 जनवरी के बाद और फरवरी के 15 फरवरी से पहले
देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं उस पीक को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार कितनी कोशिश कर रही है ये जरूर देखना होगा। मगर अस्पतालों के अंदर जितने दावे किए जा रहे हैं कि दिल्ली सरकार के द्वारा हर तरीके से कोशिश है, अस्पतालों के अंदर बेडों की कमी नहीं है, सुविधाओं की कमी नहीं है, मगर कहीं ना कहीं जो आने वाली पीक है शायद उससे कहीं ना कहीं खतरा जरूर बना हुआ। और इसी को लेकर दिल्ली सरकार बार बार जनता से अपील करती हुई नजर आ रही है कि मास्क लगा के रखें, मास्क घरों से जरूरत हो जब बाहर निकले, वरना अन्यथा नहीं निकले। और जब बाहर निकलते हैं तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का यूज करें। मगर जनता कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही जरूर कर रही है, जिसकी वजह से आंकड़े भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी देखिए, जिस तरीके से हमने दूसरी और पहली लहर में देखा था कि लोग अब पलायन करने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास दिल्ली सरकार जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनके पास व्यवस्था करने को तैयार नहीं थी या नहीं कर पाई थी। तो अब अगर लॉकडाउन लगता है तो क्या प्रवासी मजदूरों को फिर से अपने घर वापस लौटना पड़ेगा? और अगर नहीं लौटना पड़ेगा तो दिल्ली सरकार ने उनके लिए क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं? राजीव। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें प्रवासी मजदूरों की तो सबसे ज्यादा पहली लहर के अंदर जो देखने को मिला था, लोग जो प्रवासी मजदूर थे जो दिल्ली से बाहर से लोग दिल्ली के अंदर काम करने के लिए आए थे, वो पैदल जाने तक मजबूर थे क्योंकि उनके पास कोई भी सुविधाएं नहीं थी, बसें नहीं थी। मगर दूसरी लहर के अंदर जैसे ही लोगों को पता लगा था कि लॉकडाउन लगने की स्थिति है, तो लोग बाग कहीं ना कहीं अपने घरों दिल्ली छोड़कर बाहर जाते हुए नजर आए। लोगों को दुगने से तिगने दाम दिए गए थे, यहाँ तक कि बस ड्राइवरों के द्वारा भी बस दुगने से तिगने दाम लिए गए थे। मगर वही स्थिति अभी भी बनी हुई है, क्योंकि लोगों को डर लगा हुआ है कि अभी भी तीसरा लॉकडाउन लगता है तो कहीं ना कहीं स्थिति कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डरावनी हो सकती है। तो इसीलिए पहले से ही लगभग दिल्ली से कहते हैं कि प्रवासी मजदूर जो है वो 50% के करीब दिल्ली को छोड़कर जा चुके हैं, ताकि वायरस का जो खतरा है उनको भी कम हो सके और वो पहले से ही अपने घरों के अंदर पहुंच जाए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अभी 50% के करीब जो लोग रुके हुए हैं उनके लिए दिल्ली सरकार निरंतर कह सकते हैं कि 5-5 हजार रुपए जो उनके अकाउंटों में दे रही है, यहाँ तक कि राशन की सुविधाएं की जा रही है। मगर लॉकडाउन लग जाता है तो कहीं ना कहीं स्थिति फिर जाता है बिगड़ती हुई नजर आएगी। और यही चीज प्रवासी मजदूरों के अंदर भी डर बनी हुई है और डर का जो कंट्रोल है वो करने की कोशिश की जा रही है। मगर अभी भी उनको लगता है कि किसी भी तरीके से वो अपने गांव या फिर अपने घरों की तरफ वापस चले जाएं, ताकि जो लॉकडाउन लगे तो उस समय उनकी स्थिति जो है वो इतनी डरावनी ना हो। जी बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना खतरा बढ़ता जा रहा है, ये सच में दिल्ली सरकार और दिल्ली की जनता को साथ आने की जरूरत है। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबर चंडीगढ़ से है, जहां कोविड संक्रमण के तेजी से फैलने को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव यशपाल गर्ग ने निजी अस्पतालों के साथ बैठक की और बैठक में जगजीत सिंह, सुमन सिंह और प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में अहम चर्चा की गई, साथ ही कई अहम निर्णय भी लिए गए, जिसमें 50% बिस्तरों के आरक्षण को आदेश, साथ ही उपचार शुल्क की अधिकतम सीमा और केंद्र सरकार और ICMR के कोविड रोगियों के उपचार के बारे में दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। साथ ही कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते नज़र आ रहे हैं, जो सच में चिंताजनक है। तो वहीं इसको लेकर एक बैठक की गई और बैठक में कोरोना को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसने प्रशासन और शासन की चिंता कहीं ना कहीं बढ़ा दी है और प्रशासन भी अब सख्त मूड में नज़र आ रहा है। लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है, साथ ही मास्क और सैनिटाइज़र का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने को लेकर सरकार जोर दे रही है। तो वहीं अब आपको बता दें कि एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई अहम मुद्दों पर फैसला लिया गया। तो हमारे साथ तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और एक बैठक का आयोजन किया गया, इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए? अमित, कल 960 के करीब कोरोना के केसेस आए थे, जो कि एक, अगर हम सीधे तौर पे कहें तो एक वेव के दौरान के आंकड़े नजर आ रहे हैं। जब सेकेंड वेव चल रही थी तब ऐसे आंकड़े चंडीगढ़ में देखने मिलते हैं और तब भी 1000 का आंकड़ा बहुत रेयर देखने मिलता था। पर जहां बात करें कल 967 कोविड के केसेस आ गए, जिसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन और ज्यादा सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन ने कल 5 और नई गाइडलाइंस इशू की है सारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट्स को लेकर। सबसे पहले तो कि रिजर्वेशंस डिक्लेयर कर दी गई है कि सभी हॉस्पिटल्स में जितने भी टोटल बेड्स है उसमें से 50%, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, 50% बेड्स को सीधे तरह ही कोविड पेशेंट्स के लिए फिक्स कर दिया गया है। वही उसके बाद से उन्होंने सभी हॉस्पिटल्स को ये भी हिदायत दे दी कि ऑक्सीजन
जो इनके पास अवेलेबल है उसको बहुत ही ध्यान से यूज किया जाए, ओवर यूटिलाइज ना किया जाए और जितना हो सके उसे कंजर्व किया जाए। तीसरा पॉइंट इन्होंने हाईलाइट किया है कि अभी हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन का कोटा देने की जरूरत नहीं पड़ी है, पर अगर जरूरत लगती है, अगर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है, तब प्रशासन अपनी तरफ से हर एक हॉस्पिटल, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उनके लिए ऑक्सीजन का कोटा सेट करेगा। दूसरी हम्म। ओर अगर हम चौथी हदायत बोलेंगे, जितने भी स्टाफ है उनको फुली वैक्सीनेटेड होने के मैंडेटरी ऑर्डर्स दे दिए गए हैं कि कोई भी स्टाफ हो फुल्ली वैक्सीनेट होगा, ना ही फर्स्ट डोज पे टोटल फुल वैक्सीनेशन उनकी करानी जरूरी होगी। और वही फाइनल इंस्ट्रक्शन अगर हम कहें कि यूटी टाइम इससे ज्यादा सख्ताई अगर जरूरत लगती है तो स्टेप टू स्टेप लिया जाएगा। देखिए, अगर आप देखें चंडीगढ़ ने अपनी तरफ से लेवल बेस्ड सख्ताइयां बढ़ानी शुरू कर दी। मैं आंकड़े की बात करता हूँ, 400, 500, 600 और उसके बाद सीधा जंप अगर हम कहें सीधा 900, लगभग 1000 के करीब पहुंच गए। 33 ही कुछ मरीज रह गए थे 1000 के आंकड़े छूने में। एक्टिव हम्म। केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और चंडीगढ़ प्रशासन अपनी तरफ सख्ताइयां बढ़ाता जा रहा है। इसका असर खुद पंजाब पे भी पड़ा है। जी हाँ, देखिए, चंडीगढ़ में पंजाब के जितने भी सरकारी दफ्तर थे उन सब पे भी बकायदा सरकार की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने अपनी तरफ से सख्ताइयां बढ़ा दी है। उनके एक ऑर्डर ये है कि सभी प्राइवेट और सरकारी दफ्तर सिर्फ 50% कैपेसिटी पे काम करेंगे, जिसके चलते पंजाब के जितने भी सरकारी दफ्तर जो अगर हम कहें सीधे चंडीगढ़ में है, उन सब में सिर्फ 50% कैपेसिटी पे काम होगा, बाकी 50% वर्क फ्रॉम होम करेगा। तो आप देख सकते हैं चंडीगढ़ प्रशासन अपनी तरफ से लेवल बेस्ड सख्ताइयां बढ़ा रहा है। पर सवाल ये है कि क्या ये काफी होगा, क्योंकि कोशिश बहुत ज्यादा की जा रही है, प्रशासन तरफ से सख्ताइयां लगा गई है। संडे को सुखना लेक बंद कर दी गई है, रॉक गार्डन और बर्ड सेंचुरी को भी टोटली बंद कर दिया गया है। जहां पे पीस है वहां गैदरिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। सोशल गैदरिंग के लिए, जैसे हम कहते हैं किसी फंक्शन के लिए इंडोर 50, आउटडोर 100। तो ऐसे मेजर स्टेप्स लिए गए हैं। किसी भी रेस्टोरेंट में जाने के लिए आपको वैक्सीनेटेड होने की जरूरत है, स्टाफ को फुल वैक्सीनेटेड होने की जरूरत है। तो रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पर आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इससे ज्यादा मेजर स्टेप लेते हुए प्रशासन नजर आ रहा है। जैसा आप देख सकते हैं कि हम्म। हॉस्पिटल्स की तैयारी को चेक किया जा रहा है। हॉस्पिटल्स को, क्योंकि वेव बढ़ चुकी है, सीधा असर आप देख सकते हैं कि 1000 के करीब पेशेंट्स आ रहे हैं, तो ऐसे बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है कि हॉस्पिटल्स को तैयार रखा जाए। और उसी चीज की अब ध्यान पे उसकी तरफ प्रशासन ध्यान दे रहा है और मेजर स्टेप्स लेने शुरू कर दिए उन्होंने अपनी तरफ से। जी देखिए, जिस तरीके से अब बूस्टर डोज का आगाज हो चुका है, तो इसमें किस तरीके का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है? क्या लोग अब वैक्सीन की दोनों डोज के बाद बूस्टर डोज लगवाने में उत्साह दिखा रहे हैं, या पहले की तरह लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है? देखिए, बूस्टर डोज की हम बात करें तो पहले 60 प्लस कोमॉर्बिड स्टेट्स पेशेंट के लिए भी प्रायोरिटाइज की जा रही है। पर हाँ, जितना अगर हम कहें कि जो बच्चों की वैक्सीनेशन में जो क्रेज देखने को मिला था, वो अगर हम कहें बूस्टर डोज में नहीं देखने को मिल रहा। लोगों को बहुत ज्यादा अवेयर करने की जरूरत पड़ रही है। लोग अभी भी यही माइंडसेट लेके चलें कि हमारे 2 वैक्सीनेशन हो चुके हैं, हम पूरी तरह से कंजर्व है। पर बूस्टर डोज एक एडिशनल सेफ्टी नेट है और उसमें जरूरत है कि लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। क्योंकि अभी जो बूस्टर डोज रिलीज किए गए हैं वो फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए किए गए हैं, जो ज्यादा अगर हम कहेंगे डेंजर जोन में काम करते हैं, जहां पे कोविड के पेशेंट्स उनका लगातार संपर्क होता है। तो उन कोमोर्बिड पेशेंट्स या फिर हम कहें 60 प्लस लोगों के लिए जिनके ज्यादा रिस्क फैक्टर रहते हैं, चाहे उनके अपनी खुद की पुरानी बीमारियां उनके चलते या फिर अलग अलग रीजन कारण वो रिस्क में होते हैं उनके लिए। तो उनको ड्राइव अगर हम कहें कि वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जितना एक्सपेक्टेड है, पर कोशिश जरूर की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर बूस्टर डोज है वो लगवाए जा सके। पर हाँ, हम जरूर कह सकते हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स, अगर हम कैटेगरी में डिवाइड करें, फ्रंटलाइन वर्कर्स एटलीस्ट अपने डोजेस टाइम टू टाइम लगवा रहे हैं। बूस्टर डोज जिन जिनको रिकमेंड किया उन्होंने अपने बूस्टर डोज लगवा लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोग जो अवेयर है वो बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। पर जिनको जरूरत है, क्योंकि हर एक भी पूरी तरह से अवेयर नहीं है, उनको जरूर कोशिश की जा रही है कि समय टू समय उनको अवेयर किया जा सके। प्रशासन सख्ताइयां कर रहा है, लोगों से बात कर रहा है, लोगों को अवेयर कर रहा है, पर वो अवेयरनेस जो लोगों में होनी चाहिए वो हमें अभी देखने को नहीं मिल रही है। और शायद इसी का ही कारण है कि चंडीगढ़ में जो केस का स्पाइक है वो इतना ज्यादा बड़ा हमें देखने को मिल रहा है। जी देखिए, हमें जिस तरीके से प्रशासन सख्त है, तो ऐसे में लोगों की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है? क्या लोग भी प्रशासन की सख्ती में उनका साथ दे रहे हैं? क्योंकि प्रशासन जो सख्ती कर रहा है उनकी भलाई के लिए कर रहा है। अगर प्रशासन चालान काट रहा है तो वो इसीलिए काट रहा है कि लोग कोताही बिल्कुल ना बरतें और कोरोना को बिल्कुल हल्के में ना लें। तो ऐसे में क्या कुछ रुख अपनाया जा रहा है लोगों के द्वारा प्रशासन के लिए? देखिए, कुछ लोगों में सीधे आजकल मैं दुकानदारों की बात करूंगा, क्योंकि जैसे जिम स्पास को बंद कर दिया गया है, हम्म। उनके उनमें लोगों में गुस्सा काफी नजर आ रहा है कि हमारे सबसे पहले बंद कर दिए जाते हैं, हम ही क्यों होते हैं जिनको सबसे पहले रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, जबकि होटल्स रेस्टोरेंट्स वो अभी भी चल रहे हैं। हम्म। जिम स्पा ओनर्स में गुस्सा काफी ज्यादा नजर आया कि आखिर क्यों हमें बंद किया गया। वही चंडीगढ़ में मेजर जहाँ पे छोटी मार्केट्स होती है, जैसे शास्त्री मार्केट, गांधी मार्केट, उन मार्केट्स को 5 बजे बंद करने
के ऑर्डर्स हैं, तो वहां पर भी मार्केट एसोसिएशन की तरफ से काफी ज्यादा निंदा की गई। वो बोलते हैं हम अपनी तरफ से लेवल बेस्ड दुनिया रखने की कोशिश करते हैं, हमने अपने आप को वैक्सीनेट लगाया, तो आखिर क्यों बड़े शोरूम्स को रात को 8 या से 9 बजे तक चलने की जाता, पर हमें जो डेली इसके, क्योंकि हमारे कई वर्कर्स हैं और सबसे ज्यादा ग्राहक हमारे पास आता है, तो हमें ही क्यों 5 बजे तक रिस्ट्रिक्ट किया गया। तो उनमें जरूर थोड़ा गुस्सा नजर आया, पर वो भी हम कह सकते हैं कि एक प्रोसेस में उन्होंने अपना विरोध जताया था, पर उसके बाद लोग शांत हो गए। देखिए, मैं कंटेनमेंट जोन की हम बात करते हैं तो कल मैं चंडीगढ़ की बात करते तो 33 स्पॉट्स थे जिनको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया। उससे पहले अगर बात करूं तो करीब 50 के करीब स्पॉट्स थे। तो लगातार आप देख सकते हैं चंडीगढ़ प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि कितना जितना हो सके उतने चंडीगढ़ में मिनी जोन रखे ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेफ रखा जा सके। जैसे हमने दुकानदारों की बात कर ली, उनमें थोड़ा गुस्सा है, पर उनको भी प्रशासन मनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने अपनी बात रख दी है, प्रशासन अपनी तरफ से भी उन्हें समझाने की कोशिश करे कि अगर दुकानें और जिम चलती रहेंगी तो कहीं ना कहीं उनसे एक मेजर फैक्टर रहता है कि ज्यादा से ज्यादा रिस्क और ज्यादा लोगों में संक्रमण हो सकता है। जी बिल्कुल अमित, जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं ये सच में चंडीगढ़ प्रशासन और साथ में लोगों को साथ आने की जरूरत है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया अमित। तो जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं ये सच में डरावने वाले आंकड़े हैं और लगातार लोगों को और प्रशासन को साथ में आकर इनसे मोर्चा संभालना चाहिए। चलिए रुक लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर मुंबई में 60 साल से अधिक उम्र के कुमरेटिव वालों, बुजुर्गों और हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना की बूस्टर डोज लगाई जा रही है। तो वहीं मुंबई में ऐसे करीब 1,81,000 पात्र लोग हैं जिन्हें पहले चरण में बूस्टर डोज लगेगी और इन लाभार्थियों ने वैक्सीन की दोनों खुराक पहले से ही ले रखी है। तो वहीं इनमें से हेल्थ केयर के 88,548 लोग, फ्रंटलाइन वर्कर्स के 80,970, तो वहीं 12,142 बुजुर्ग हैं जिन्हें डोज लगाई जाएगी। तो आपको बता दें कि लगातार मुंबई में जो आंकड़े हैं वो सच में डरावने वाले सामने आ रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर पर बूस्टर डोज दिया जा रहा है लोगों को और अब ये आंकड़े भी जारी कर दिए गए हैं कि आखिर किन किन लोगों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। ये जो आंकड़े आ रहे हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में, सच में डरावने हैं क्योंकि जिस तरीके से लोगों को बूस्टर डोज दिया जा रहा है, साथ ही वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, उसके बाद भी आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो ज़रूरी काम के बाद ही घर से बाहर निकलें और साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का जरूर प्रयोग करें। और इसी पर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, किस तरीके से आखिर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है बूस्टर डोज को लेकर? सत्यप्रकाश। बिल्कुल प्रियव्रत, देखिए कल से मुंबई में बूस्टर डोज की शुरुआत कर दी गई है। बड़े पैमाने पर जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, स्वास्थ्य कर्मी है और 60 साल के ऊपर जो बुजुर्ग है उनमें बड़ा उत्साह देखा गया। लोग जो है निसंदेह बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, हालांकि सरकार ने हिदायत दी है कि रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, वॉक इन आप जाके वैक्सीन ले सकते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों ने वैक्सीन ली। जिस तरह से जानकारी मिली है, मुंबई में करीब 1,500 से ज्यादा लोगों ने कल वैक्सीन ली है। ऐसे में यह जानकारी मिल रही है कि महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में 1,81,000 जो है वैक्सीन की तीसरी डोज का है या फिर बूस्टर डोज का है, उनको लेने के लिए जो है चिन्हित किया था, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने कल जो है वैक्सीन की तीसरी डोज, बूस्टर की डोज ली है। देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं कोरोना के, ऐसे में प्रशासन ने क्या कुछ कदम उठाए हैं? सत्यप्रकाश। बिल्कुल प्रियवती, देखिए डॉक्टर डीन से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से भारत के अलावा अन्य देशों में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा था, उस दौरान अन्य देशों में पहले ही जो है बूस्टर की डोज देने शुरू कर दी गई थी। उसको लेकर भारत में लगातार मांग हो रही थी, जिसको लेकर देश की केंद्र सरकार ने यह माना कि मुंबई महाराष्ट्र में भी बूस्टर डोज दी जाना चाहिए, क्योंकि लगातार मुंबई महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना ओमिक्रॉन के अलावा तमाम जो वेरिएंट आए हो उनकी खतरा बढ़ता जा रहा है। उसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि बूस्टर डोज लेने के बाद ओमिक्रॉन के जो खतरे हैं वो बेहद कम हो सकते हैं। इसी लिहाज से बूस्टर डोज की शुरुआत की गई है। सबसे अहम बात, जिन लोगों ने 9 महीना पहले वैक्सीन की दोनों डोज ली है उनके लिए पात्रता बताई गई है।
खासकर जब आप वॉक इन जाते हैं तो आपको ये जानना बेहद जरूरी होगा कि आपको पहले किसी तरह की बीमारियां, सर्दी खांसी जुकाम न हो, क्योंकि अगर इस तरह की बीमारी होती है या संशय है तो सबसे पहले आपके नजदीकी डॉक्टर से परामर्श लेना होगा। उसके बाद आपको बूस्टर की डोज दी जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात, लोगों को जहन में एक बात है कि बूस्टर डोज आखिर है क्या। तो सीधे तौर पर डॉक्टर ने कहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दूसरी, पहली और दूसरी डोज ली है, चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, अगर आपने कोविशील्ड लिया है तो बूस्टर की डोज में आपको कोविशील्ड ही दिया जाएगा, और आपने अगर कोवैक्सीन लिया है तो बूस्टर की डोज में आपको कोवैक्सीन ही दिया जाएगा। यानी कि सीधे तौर पे कहा जाए कि अब वैक्सीन की तीसरी डोज जो है बूस्टर के नाम पे लोगों को दी जा रही। देखिए सत्यप्रकाश, हमने देखा था जिस तरीके से पहली डोज में और दूसरी डोज में लोगों को जागरूक करना पड़ रहा था, तो क्या बूस्टर डोज के सामने भी वही चुनौतियां आ रही हैं प्रशासन को कि अब इसको लेकर भी लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है? सत्यप्रकाश, बिल्कुल प्रियव्रत जी, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला, क्योंकि देखिए एक तो सरकार ने रजिस्ट्रेशन कुछ रखा नहीं है, वॉक इन करके जा सकते हैं, मतलब आप जब चाहे आप वैक्सीन सेंटर पे जाके बूस्टर की डोज ले सकते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में बुजुर्ग यानी कि 60 साल के ऊपर लोगों ने दिलचस्पी दिखाई। हालांकि जब हमने बात की कि क्या किसी को इस तरह के संक्रमण की भी बात सामने आई तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखो, अपवाद के तौर पे कुछ भी नहीं, मतलब जिन लोगों ने बूस्टर डोज लिया है, किसी भी तरह की बीमारी या किसी भी तरह का चक्कर या बेहोशी जैसी कोई हालत नहीं बनी। यानी कि सीधे तौर पर देखा 100% लोगों ने बड़े खुशी से, बड़े उत्साह के साथ बूस्टर डोज लिया है। इसका साफ जाहिर होता है जिस तरह से वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लेने के दौरान लोगों को जागरूक करना पड़ रहा था, लोगों को बताना पड़ रहा था कि वैक्सीन लेना जरूरी है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखा नहीं गया। लोग ने खुद दिलचस्पी दिखाई और खुद जो है वैक्सीन सेंटर पर पहुंचे और वैक्सीन की डोज ली। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से प्रशासन जो पूरे तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है, सख्ती बरत रहा है, तो ऐसे में लोगों को भी ये समझना जरूरी है कि जो ये सख्ती बरती जा रही है उनकी भलाई को लेकर बरती जा रही है, और जिस तरीके से आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं, सच में डरावने वाली बात है। तो ऐसे में प्रशासन की जो सख्ती बरती जा रही है उसमें लोगों का क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है? क्या लोग पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं उनका? क्योंकि जिस तरीके से मास्क और सैनिटाइजर पर जोर दिया जा रहा है, तो क्या लोग उसका प्रयोग करते नजर आ रहे हैं? सत्यप्रकाश, बिल्कुल नहीं। देखिए प्रियव्रत जी, जिस तरह से पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड रहा है, लोगों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ चुकी है। ऐसे में सरकार बार बार कड़े प्रतिबंध ला रही है, कड़े कानून ला रही है। ऐसे में लोगों को जहन में एक ही डर है कि लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, एक बार फिर से लॉकडाउन लगता है कि लोगों की स्थिति और बिगड़ती है। खासकर मुंबई जैसे शहर में लोग अन्य राज्यों से मुंबई में आते हैं पैसा कमाने के लिए। लेकिन अगर इस तरह के लॉकडाउन जैसी हालात बनते हैं तो जाहिर तौर पर एक बार फिर से उनके सामने मुश्किलात हो सकती है। उसको लेकर लोग जो है कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी दूर करने में लगे हुए, न कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने में लगे हुए। हालांकि सरकार बार बार यह कह रही थी कि अगर आप सख्ती नहीं बरतेंगे तो लॉकडाउन लगेगा, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है अपनी जीविकोपार्जन में लगे हुए हैं। यानी कि सरकार की गाइडलाइन तो दूर, लोग अपनी स्थिति सुधारने में लगे हुए। सत्यप्रकाश, देखिए जिस तरीके से हमने पहली लहर में देखा था कि लोग पलायन करने को मजबूर हैं, लोग जो प्रवासी मजदूर हैं वो वापस जा रहे हैं अपने गंतव्य की ओर, अपने गांव की ओर वापस जा रहे हैं, तो अगर कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति पैदा होती और महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन अगर लगा दिया, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं कि क्या मजदूरों को फिर से वापस जाना पड़ेगा, या सरकार ने कुछ ऐसी तैयारियां कर रखी हैं इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए सरकार पहले से कर रही है कि हम मजदूरों के लिए किसी तरह की व्यवधान नहीं उत्पन्न करेंगे। यानी कि जो मुंबई की लोकल ट्रेन है या फिर एक्सप्रेस ट्रेन है उन्हें बंद नहीं करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा लगातार जारी रहेगी। ऐसे में जो पहली बार देखा गया कि लॉकडाउन 1 और 2 में लोगों की स्थिति काफी भयभीत थी, लोग पैदल जाने के लिए मजबूर थे और ऑटो रिक्शा से जाने के लिए मजबूर थे। काफी लोगों ने बाइक का सहारा लिया और यूपी तक पहुंच गए। इस बार ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा। हालांकि सरकार भी तैयार है कि अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो सरकार सुविधा से उनको वहां तक पहुंचाएगी। लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि अगर सरकार लॉकडाउन लगाती तो तमाम जो मजदूर वर्ग वो पहले से तैयार में बिल्कुल सत्यप्रकाश, जिस तरीके से हमने देखा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने मोर्चा संभाला था और जिस तरीके से लोगों को काफी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा था। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश। तो फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।